हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 1 जुलाई। आज से हमारा एक नया माह चालू हो गया 1 जुलाई। आज हम 1 जुलाई की द हिंदू न्यूज एनालिसिस की बात करने वाले हैं। जो भी यहां पर प्रमुख करंट अफेयर्स होने वाले हैं उसको हम एक नजर में देख लेते हैं। पहली हमारी होगी ओरोपोच बुखार। अब ये जो फीवर है ओरोपोच, इसका मामला पहला कब आया था और वर्तमान में कहां से संबंधित है इसकी हम बात करेंगे। क्योंकि ये इटली को इसने प्रभावित किया है, तो क्या भारत भी इससे प्रभावित हुआ है, इसको हम ओरोपोच बुखार को अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट हमारी होगी सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना के बारे में समझेंगे, इससे पॉइंट क्या निकल कर आ सकते हैं। श्योक नदी और दक्षिणी चीन सागर, ये दोनों अपने आप में बहुत चर्चित विषय बन गए हैं अभी वर्तमान में, तो इनके बारे में जरूर समझेंगे। इसमें खास तौर से दक्षिणी चीन सागर के बारे में आप लोगों को जरूर अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महान लोबिस का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, और इनसे हर क्वेश्चन में 1% आना स्वाभाविक रहता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में समझेंगे। अन्य खबरों में छोटी छोटी 2 खबरों को देख लेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर टोटल हम 7 करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं जो कि आज के एग्जाम के लिए आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कोई भी आपका डाउट है, कुछ है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हमारी सोशल साइट व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पर ज्वाइन करके आप लोग नोटिफिकेशन और पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो। एंड्रॉइड ऐप आ चुका है, नट लर्निंग ऐप है। इस ऐप से आप लोग याद रखिएगा, इस ऐप से आप लोग क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, सब चीजों की पीडीएफ मिल जाएगी आपको और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो जल्दी जाएगा, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लो लिंक से, या फिर प्ले स्टोर पर आप लोग सर्च करके कर सकते हो। आज की हमारी पहली खबर है ओरोपोच बुखार। ये ओरोपोच फीवर क्या है, ये जो मच्छर से होता है ओरोपोच फीवर क्या है और क्यों चर्चा में है, सबसे पहले ये समझते हैं। सबसे पहले इसको खोज कहां की गई थी, तो 1955 में त्रिनाद और टोबैको में, कहां पर, त्रिनाद और टोबैको में 1955 में सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। लेकिन वर्तमान में ये मामला कहां आ गया है, तो इटली में मच्छर जनित होने वाले ओरोपोच बुखार को पहला मामले को दर्ज किया है। किसने, इटली में किया गया है। जबकि 1955 में पहली बार देख लिया गया था, खोज कर ली गई थी, लेकिन इटली में वर्तमान में ये प्रभावित कर रहा है, पहला मामला सामने आया है। क्या भारत में भी आ गया है, इसके बारे में हम समझेंगे। ओरोपोच बुखार के बारे में बात करें तो ओरोपोच वायरस OROV के कारण होने वाली, मतलब कि ओरोपोच वायरस के कारण होने वाली एक उभरती जोनोटिक आर्बोवायरल रोग है। कैसा, एक जोनोटिक आर्बोवायरल रोग है जो कि ओरोपोच वायरस के कारण होता है। ओरोपोच वायरस ऑर्थोबुनिया वायरस परिवार का हिस्सा है। किसका परिवार का, ऑर्थोबुनिया परिवार का हिस्सा है। इंक्यूबेशन की बात की जाए तो 4 से 8 दिनों तक यह होता है। कितना, 4 से 8 दिनों की अवधि तक ये बुखार रहता है। लक्षण की बात करें तो लक्षण इसके अक्सर वायरल संक्रमण जैसे होते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और मतली होना इसका स्वाभाविक है। अब आप सोच रहे होगी कि डॉक्टरी वाली पढ़ाई थोड़ी ना पढ़ रहे, लेकिन यहां से आपके एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना, तो 2 मिनट 3 मिनट में कुछ नहीं जाता है। एक बार देख लो, शायद एक क्वेश्चन बन जाए तो 2 नंबर पक्के हो जाते हैं, है ना, तो ध्यान रखा करो। तो इस बुखार में बहुत सारे लक्षण होते हैं, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में इत्यादि इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं और यह संक्रमण जैसा ही होता है। हालांकि गंभीर मामलों में मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा अगर इस बुखार से लक्षण दिखते हैं और कुछ से, तो मेनिंजाइटिस हो सकता है या फिर एंसेफेलाइटिस भी हो सकता है। विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए यह स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। जो कमजोर आबादी, मतलब कि वहां पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जिस देश में हेल्थ पे अच्छा नहीं है, डाउन हेल्थ है, वहां पर ये जोखिम पैदा कर सकता है। अब ये क्या, कोई भी बुखार हो, कोई भी बीमारी हो, जोखिम पैदा कर सकती है। अधिकांश रोगी 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो लक्षण हफ्तों तक बने रहते हैं। संचरण की बात करें तो संक्रमित मीच छोटी मक्खी या मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। कैसे फैलता है, मच्छर के काटने से, या फिर छोटी मक्खी होती है उसके काटने से यह मनुष्यों में फैल जाता है। शहरीकरण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन जैसे कारक इसके वेक्टर के प्रसार में योगदान देते हैं। अब शहरीकरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं साफ सफाई पे भी थोड़ा अगर कम ध्यान दिया जा रहा है तो हो जाएगा। वनों की अगर कटाई की जा रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके चलते ये बुखार है, ये प्रमुख तौर पर फैल रहा है, इसके प्रसार बढ़ रहा है और इसके जोखिम भी संचरण में देखने को मिल जाते हैं। उपचार क्या है इसका, रोकने के लिए इसमें अभी तक कोई टीका नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई टीका अभी तक नहीं है। कोई विशिष्ट उपचार के लिए जानकारी भी नहीं है। चिकित्सा देखभाल का उद्देश्य है सिर्फ लक्षणों को नियंत्रित करना और ठीक होने में मदद करना। ध्यान रखिएगा, कोई टीका उपलब्ध नहीं है, कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है दवाइयों को खाकर, और मदद हो सके इसके लिए एक उपचार कर सकते हो। इसके लिए वैसे कोई टीका और विशिष्ट कोई उपचार शामिल नहीं।
नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है सौभाग्य योजना। अब ये सौभाग्य योजना आप देख पा रहे हो कि इस लैंप का बहुत प्रमुख उद्देश्य है क्या, इस लैंप को आप देख पा रहे हो, ये लैंप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंप बहुत इंपॉर्टेंट है। और सौभाग्य योजना, सभी को सौभाग्य नहीं मिलता, इसी के चलते ये सौभाग्य योजना लाई है। किसने लाई है? तो मेघालय के लोकायुक्त ने राज्य में शोभायुक्त योजना के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जिसको MEECL के पूर्व मुख्य सचिव और अन्य पूर्व अधिकारियों की अधिसूचनाएं जारी कर दी गई। तो ये पूरी मामला कहां से है? मेघालय राज्य से है। याद रखिएगा, सौभाग्य योजना अगर कभी नाम आए तो मेघालय राज्य से इसका संबंध रखना है। मेघालय में सौभाग्य योजना को कार्यान्वयन अनियमितताओं के चलते मेघालय ऊर्जा निगम के द्वारा सूचनाएं जारी कर दी। क्या है? तो भारत सरकार ने अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर योजना, जिसका नाम सौभाग्य योजना था, क्या था? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसका शॉर्ट में नाम सौभाग्य योजना था, इसकी शुरुआत भारत सरकार ने अक्टूबर 2017 में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सभी गैर विद्युत घरों को और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को बिजली के कनेक्शन प्रदान करना और सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्रदान करना इसका पहला उद्देश्य था। ध्यान रखना है, क्या उद्देश्य था? जो ग्रामीण, जो विलेज के क्षेत्र हैं जहां पर विद्युत नहीं है, उन गैर विद्युत घरों को यहाँ पर बिजली प्रदान करना, और जो शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवार हैं, गरीब घर है, उनको बिजली के कनेक्शन प्रदान करना सार्वभौमिक तौर पर, इसका प्राथमिक उद्देश्य था। सौभाग्य योजना के तहत BPL जो परिवार है, कौन BPL परिवार है, उनको LED बल्ब, तार, धारक और स्विच इत्यादि चीजें मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए बात भी की गई थी। सौभाग्य योजना क्या आपको इसका लाभ उठाए? आप कमेंट करके बताओ, अदरवाइज हम इसकी लिंक डाल देंगे इस वेबसाइट की, तो आप लोग अपना चेक कर लेना कि आपको भी इस लाभ के दायरे में आते हो नहीं आते। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो भी चीजें इंपोर्टेंट है, जैसे कि बल्ब है, तार है, स्विच है इत्यादि चीजें, ये सभी चीजें सरकार की ओर से आपको मुफ्त में मिलेंगी इस सौभाग्य योजना के तहत। विशेषताएं क्या थी? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर सभी विद्युतीकरण घरों को अंतिम मील कनेक्टिविटी, याद रखिएगा, अंतिम मील मतलब कि अंतिम, जो अंतिम हाशिए पर भी अगर कोई व्यक्ति रह रहा है उसको भी इस योजना का लाभ मिल सके, अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन प्रदान करना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। नेक्स्ट उसका दूर दराज दुर्गम गांव की बस्तियों में जो गैर विद्युत घर है उनके लिए सौर फोटोवोल्टिक आधारित स्टैंड अलोन प्रणाली उपलब्ध कराना, जहां ग्रिड विस्तार संभव या लागत प्रभावी नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर मान लो किसी गांव में अगर सूरज के लिए कनेक्टिविटी है, अब सूरज के लिए तो होगी, सन सभी गांवों में ही उपलब्ध रहता है ना, लेकिन तार इलेक्ट्रिसिटी के नहीं है, तो किसी एक जगह पर यहाँ पर हम सोलर पैनल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सोलर पैनल लगा देंगे। अब सोलर पैनल के माध्यम से भी सभी लोगों को, पूरे गांव को, लोगों को एक अलग अलग टुकड़ों में बांटकर ग्रिड में, ये ग्रिड ही होता है ना, इधर इधर इधर, एक ग्रिड में बांटकर यहाँ पर सौर फोटोवोल्टिक के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनको उपलब्ध कराना, अंतिम मील कनेक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से जो गरीब हैं और गैर विद्युत घर हैं उनको अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराना। देखो, शहरों में तार सभी जगह खींचे होते हैं, है ना, लेकिन मान लो यहाँ पर एक घर है जो गरीब है, जिसके पास कनेक्शन नहीं है, तो इनको भारत सरकार की ओर से इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका पहला और प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य और उद्देश्य अच्छा है। ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवार के अलावा अन्य परिवारों को 500 रुपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो BPL परिवार हैं, लेकिन उसके अलावा भी अन्य ऐसे परिवार हैं जो कह सकते हो गरीबी से थोड़ा ऊपर आते हैं, उनको 500 रुपए में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका रखा गया है उद्देश्य। उपभोक्ता को प्रत्येक बिल में 50 रुपए की 10 बराबर किस्तों में राशि भुगतान करना होगा। शहरी क्षेत्रों में BPL परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि योजना ऊपर से चलती है, नीचे तक आते आते क्या होता है बखूबी आप लोग अच्छे से जानते हैं। जो यह प्रावधान है वो ग्रामीण क्षेत्रों के जिन परिवारों को ग्रिड आपूर्ति, जो ग्रिड की सप्लाई है उसके माध्यम से विद्युत संयोजन जारी करना संभव नहीं है, उन्हें सौर ऊर्जा के माध्यम से प्रकाशित किया जाना है। रखिएगा, जहां पर तारों के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी देना वो नहीं हो पा रहा है संभव, वहां पर सौर ऊर्जा के माध्यम से उनको हम यहाँ पर उनको विद्युत से जोड़ेंगे। ये अच्छा इसका उद्देश्य। सौभाग्य योजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। किसको? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। निःशुल्क बिजली कनेक्शन के लाभार्थियों की पहचान, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना
2011 के आंकड़ों के आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पर जो निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे वो 2011 की जनगणना है, किस पर है, सामाजिक आर्थिक पर है और जातिगत जनगणना है, उस पर ये उनको आधार माना जाएगा और उसको लाभार्थियों की पहचान करके उनको ये कनेक्शन दिए जाएंगे। तो सौभाग्य योजना किस किस को मिली है आपके यहाँ, किसको नहीं मिली, आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं श्योक नदी के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद जो आने वाली है दक्षिणी चीन सागर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जल्दी से चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। हमारा एंड्रॉइड ऐप आ चुका है, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो आप तो लिंक से, और डायरेक्ट आप लोग प्ले स्टोर से भी, याद रखिएगा प्ले स्टोर से भी आप लोग सर्च कर सकते हो और वहां पर आप लोग टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, बहुत सारी चीजों का फ्री में लाभ उठा सकते हो। तो जल्दी से नट लर्निंग है अभी डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई को सही मूर्त डूब दो। साथ में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ये सोशल साइट है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने से आपको अपडेट मिलते रहे। श्योक नदी के बारे में चर्चा में क्यों है, तो श्योक नदी सबसे पहले तो ये समझो कि कहां पर है, लद्दाख में है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ये बताओ जो श्योक नदी बहती है ये किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, तो आप कमेंट करके मुझे बस इतना सा बता दो जल्दी से, है ना। चलो चर्चा में बात करते हैं। श्योक नदी लद्दाख में सैन्य प्रशिक्षण के दौरान श्योक नदी में पानी की तेज धारा में एक टैंक के बह जाने से 5 सैनिकों की मौत देखने को सामने आई है। क्या हो रहा था, लद्दाख में सैन्य प्रशिक्षण हो रहा था, एक तरीके से ट्रेनिंग हो रही थी, लेकिन श्योक नदी में तेज पानी की धारा आ गई और वहां पर एक टैंक, ध्यान रखो क्या, एक टैंक वहां पर पानी में बह गया और उस टैंक के बह जाने से 5 हमारे सैनिकों की मृत्यु हो चुकी। श्योक नदी के बारे में, भारत में उत्तरी लद्दाख से होकर बहती है, कहां से, नॉर्थ लद्दाख से होकर बहती है, गिलगित बल्टिस्तान के पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्र में प्रवेश करती है और सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु की सहायक नदी है श्योक नदी, ध्यान रखना है। अपवाह की बात की जाए अगर इसके, तो सियाचिन हिमनद की एक शाखा रेमो हिमनद है, क्या है, रेमो हिमनद से निकलती है। तो सियाचिन हिमनद की एक शाखा है रेमो हिमनद, या इसको रेमो हिमनद भी कहते हैं, तो रेमो हिमनद से निकलती है। इसका नाम लद्दाखी शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है मौत की नदी, क्या है, मौत की नदी। तो श्योक नदी को किसकी नदी कहते हैं, मौत की नदी भी कहते हैं, इसका लद्दाखी में अर्थ है। श्योक नदी संरेखण बहुत ही अजीब है, रेमो हिमनद से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, कहां पे, साउथ ईस्ट में बहती है। मान लो ये रेमो हिमनद है, क्या है, रेमो हिमनद है। अब यहां से कहां बहती है, ये दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, सॉरी ये दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, बहती हुई पंगोंग रेंज के पास उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, कहां मुड़ जाती है, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है दोबारा, और अपने पिछले मार्ग के समानांतर बहने लगती है। तो देख रहे हो यहां से अभी ये दक्षिण पूर्व आई थी, अब ये उत्तर पश्चिम बह रही है, तो देखोगे जो पिछला मार्ग था, जो पुराना वाला मार्ग था, इसके ही समानांतर ये बहने लगते, इसलिए इसे बड़ा ही अजीब और गरीब नदी भी कहते हैं, क्योंकि मौत की नदी के रूप में जानी जाती है। श्योक नदी एक विस्तृत घाटी में बहती है, चांदलुका के पास तेजी से एक सकरी घाटी में प्रवेश करती है और फिर स्कार्दू पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये चांदलुका के बाद बहुत तेजी से सकरी घाटी में प्रवेश करती है और एक विस्तृत घाटी में बहती हुई चलती है। श्योक नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 550 किलोमीटर है, जिसको 340 मील में भी आंका जा सकता है। यह मार्ग कई हिमनदों से जल प्राप्त करती है, याद रखिएगा। सिंधु नदी में मिलने से पूर्व लद्दाख के ऊंचे रेगिस्तान और पर्वत श्रृंखलाओं से होकर यह बहती है। तो पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी दो हैं, मैंने आपसे पूछा है, कमेंट करके मुझे बताइए। इसकी मुख्य दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी की बात जाए नुब्रा नदी है। अब नुब्रा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, आप मुझे कमेंट करके बता दो ये भी चीज। तो श्योक नदी की सहायिका कौन सी है, नुब्रा नदी है। नुब्रा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, कमेंट करके बताओ। और श्योक नदी किसकी सहायिका है, सिंधु की है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। दक्षिणी चीन सागर इंपोर्टेंट, आज की खबर वेरी इंपोर्टेंट। दक्षिणी चीन सागर, ये जो आप पूरा देख पा रहे हो, ये दक्षिणी चीन सागर को ये देख पा रहे हो, यहाँ पर चाइना, ताइवान, फिलीपींस, है ना, तो ये सारी चीजों से विवाद चलता रहता है। दक्षिण चीन सागर के बारे में समझते हैं। भारत ने कहा है, क्या कहा है, दक्षिणी चीन सागर में यथास्थिति को बदलने के लिए बल प्रयोग करने की एक तरफा कार्रवाई का विरोध करता है। भारत ने कहा है कि दक्षिणी चीन सागर में जो स्थिति है उसका बल प्रयोग अगर पूर्वक कार्रवाई की जा रही है तो हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में फिलीपींस के समुद्री संचालन के खिलाफ चीन के बढ़ते कदमों पर चिंता व्यक्त की जा रही है। चीन
अब दक्षिण चीन सागर अगर आप देखोगे तो यहाँ से चाइना और यहाँ से फिलीपींस, तो अगर देखोगे ये दोनों क्षेत्र के क्षेत्र में आते हैं, चाइना और फिलीपींस के आते हैं, लेकिन चाइना इसमें क्या कर रहा है, फिलीपींस को काउंटर कर रहा है। इसमें चीन चाइना के लिए चिंता व्यक्त कर रहा है, तो इसलिए भारत ने थोड़ा सा उस पर एक टिप्पणी कहा है कि हम ऐसी कार्रवाई को विरोध करते हैं। दक्षिण चीन सागर की बात समझते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा है, दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि की सीमा बनाती है। लगभग कितनी, लगभग 1,42,000 14,23,000 वर्ग मील, मतलब कि 36,85,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह शामिल है। इसकी औसत गहराई की बात की जाए तो 3,976 फीट इसकी गहराई है। कितनी, 3,976 फीट इसकी गहराई है। इस टर्म्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। अगर शाखा पूछ लिया कि शाखा से पश्चिमी प्रशांत महासागर की शाखा है, ध्यान रखना है दक्षिण सागर। सीमाओं की बात किया है तो चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और वियतनाम से घिरा हुआ है। अब मैंने फोटो में दिखाया हुआ भी है, देखोगे चाइना, ताइवान है ना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान, ये सारे ये जो देश है इन देशों से घिरा हुआ है। दक्षिण चीन सागर की दक्षिणी सीमा की बात किया, सुमात्रा और बोर्नियो के बीच समुद्र तल की एक उभार है। उत्तरी सीमा ताइवान के सबसे उत्तरी बिंदु से लेकर ताइवान की जलडमरू के मध्य में चीन के फुजियान प्रांत तट तक फैली हुई है। यह ताइवान जलडमरू मध्य के द्वारा पूर्वी चीन सागर से और लुजोन जलडमरू के मध्य के द्वारा फिलीपींस सागर से जुड़ा हुआ है। याद रखेगा, ताइवान जलडमरू के मध्य के द्वारा चीन सागर से, लुजोन जलडमरू के मध्य के द्वारा फिलीपींस सागर से जुड़ा है। दोनों कहां पर है, प्रशांत महासागर के सीमांत समुद्र से जुड़े हुए। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर बनाते हैं। दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी चीन सागर को बनाते हैं। दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, कौन से हैं, पारासील और स्ट्रैली। क्या रखिएगा, पारासील और स्ट्रैली जो रूप में जाने जाते हैं, चीन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, काफी हद तक मानसून के द्वारा नियंत्रित भी होती है। यह दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला समुद्री मार्ग है। फारस की खाड़ी, अफ्रीका में मक्कल जलडमरू के मध्य में सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान कच्चे माल का महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी प्रदान करता है। प्रमुख बंदरगाहें की बात की जाए तो हांगकांग, सिंगापुर और दक्षिणी ताइवान में काओशुंग यहाँ के प्रमुख बंदरगाहें। तो दक्षिणी चीन सागर के बारे में आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक बन सकता है, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, प्रशांत चंद्र महानलोबिश, इनका योगदान के बारे में बात करते हैं। देश में प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी जनक प्रशांत चंद्र महानलोबिश, हम पीसी महानलोबिश भी के रूप में जानते हैं, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 29 जून को मनाया जाता है। यह दिन महानलोबिश की उपलब्धियों और उनके योगदान के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में कार्य के रूप में इसको मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य क्या है, रणनीतिक योजना, आर्थिक विकास, नीति निर्माण में सांख्यिकी के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य। वर्ष 2007 में भारत सरकार ने महानलोबिश की जयंती का सम्मान करने और सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन पर व्यापक कार्य मान्यता देने के लिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया है। किसने किया है, भारत सरकार ने किया है। कब किया है, 2007 में किया है। पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2007 में मनाया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 की थीम की बात की जाए, निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग। क्या है, निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग 2024 की थीम है। थीम इंपोर्टेंट रहती है, एग्जाम में आती है। प्रशांत चंद्र महानलोबिश की बात करें तो जन्म इनका 29 जून 1893 को हुआ था, मृत्यु 28 जून 1972 को हुई। भारतीय वैज्ञानिक सांख्यिकीविद महानलोबिश दूरी और सांख्यिकी माप के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने भारत में सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में जो प्रथम योजना आयोग थे उसके सदस्य के रूप में महानलोबिश ने 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पीसी महानलोबिश के बारे में भी मैंने बात की है, अगर एग्जाम में आता है तो आप बता सकते हो। हम अन्य प्रमुख बारे में बात करते हैं, छोटी छोटी सी खबरें देख लेते हैं। विक्रम मिश्री अगले विदेश सचिव नियुक्त किए गए। तो कौन किए गए, विक्रम मिश्री किए गए। समझते हैं, हाल ही में विक्रम मिश्री को अगला विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 1989 के बैच भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। कौन थे, भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी थे। विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन कात्रा का हुआ स्थान लेंगे।
विक्रम मिश्री वर्तमान में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। किसमें? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। ये चीन, म्यांमार और स्पेन में भारतीय राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 3 प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव भी रह चुके हैं। 1997 में इंद्र कुमार गुजराल के, वर्ष 2012 में मनमोहन सिंह के, वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के। तो इनके बारे में ध्यान रखो, एग्जाम में आ सकता है। क्या नाम है इनका? विक्रम मिश्री। ध्यान रखना है, विक्रम मिश्री के बारे में आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये मुख्य इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी ये निजी सचिव रह चुके हैं 3 प्रधानमंत्रियों के। तो इसमें प्रधानमंत्री वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी भी शामिल है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत किसने की है? आप फोटो से देख पा रहे हो कि महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने अजीत पवार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है। यह योजना 2024 से लागू होगी, मतलब कि आज से लागू हो चुकी है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसमें कोई इन्होंने क्राइटेरिया नहीं बताया, केवल इतना बताया है 21 से 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा लाभार्थी महिलाओं को हर साल 3 एलपीजी सिलेंडर भी निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। याद रखिएगा, एलपीजी सिलेंडर निःशुल्क प्रदान करने की बात की है, प्रत्येक वर्ष 3, कितने? प्रत्येक साल 3। तो ये इंपोर्टेंट है, अच्छी खबर है। तो आज यहाँ पर मैंने बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात की। आप लोग पसंद आई होगी, लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा आप लोगों ने। वहां पर टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी, जैसे पीडीएफ होता है या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है। वीडियो नहीं बन पाती है तो डायरेक्टली वहां पर ही शेयर कर दीजिए। आपके वीडियो के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं समाप्त करते हैं।